आज का हमारा टॉपिक है संसद भवन, पार्लियामेंट। भारत का पार्लियामेंट, भारत का घर, जहां भारत के नियम बनते हैं, कानून बनते हैं और कानूनों को लागू किया जाता है। एक ऐसा घर हम इस परिचय। सर्वोच्च विधायी निकाय। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग और भारत की संसद इसका सर्वोच्च विधायी निकाय है। सरकार के संसदीय स्वरूप, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाने के कारण यह भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रमुख और केंद्रीय स्थान रखता है। पहली संसद भवन। भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951 से 52 के दौरान हुआ और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। संसद के लिए संदर्भ का ढांचा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसद के लिए अमेरिकी पैटर्न के बजाय ब्रिटिश पैटर्न पर भरोसा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग नहीं है, जबकि भारत में है। संसद के अंग। राज्यसभा, जिसे हम बोलते हैं राज्यों की परिषद के बारे में। यह उच्च सदन, द्वितीय सदन या बुजुर्गों का सदन कहा जाता है और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अब बात करते हैं संरचना की। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सदन के वर्तमान सदस्य की संख्या 245 है, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा नामित हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। अन्य की पर्याप्त जनसंख्या नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वे होते हैं जिनके पास कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष अधिकार या व्यवहारिक अनुभव हो। तर्क यह है कि बिना चुनाव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदन में जगह दी जाए। अब बात करते हैं कार्य की। लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा करने और उनमें बदलाव करने के लिए राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कानून बनाने की पहल भी कर सकता है और कानून बनने के लिए किसी विधेयक का राज्यसभा में पारित होना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं शक्तियों की। राज्य से संबंधित मामले। राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, इसलिए राज्यों को प्रभावित करने वाला कोई भी मामला इसकी सहमत और अनुमोदन के लिए इसके पास भेजा जाना चाहिए। यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना या स्थानांतरित करना चाहती है तो राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। अब बात करते हैं लोकसभा, जिसे बोलते हैं लोगों का सदन। लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है और यह समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। बात करते हैं संरचना की। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों के, 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या।
543 हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व, 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन समुदाय से भी 2 सदस्यों को नामांकित किया था, लेकिन 95 संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही वैध था। प्रतिनिधियों का चुनाव। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अधिनियम 1965 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया। कार्य। लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में एक कार्यपालिका का चयन करना है। व्यक्तियों का एक समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का उपयोग करते हैं तो अक्सर यही कार्यपालिका हमारे मन में आती है। अब बात करते हैं शक्तियों की। संयुक्त बैठक में निर्णय। किसी भी सामान्य कानून को दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। हालांकि दोनों सदनों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय दोनों सदनों का संयुक्त सत्र के द्वारा बुलाकर लिया जाता है। बड़ी ताकत के कारण ऐसी बैठक में लोकसभा का विचार प्रबल माना जाता है। अब बात करते हैं धन संबंधी मामलों में शक्तियाँ। लोकसभा धन संबंधी मामलों में अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है। एक बार जब लोकसभा सरकार के बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों की देरी तक कर सकती है। इसमें बदलाव या सुझाव दे सकती है। हालांकि राज्यसभा इन बदलावों को स्वीकार भी कर सकती है और नहीं भी। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की शक्ति। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद में कोई विश्वास नहीं तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा के पास ऐसी शक्ति नहीं है। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए संसद में नहीं बैठता, लेकिन वह संसद का एक अभिन्न अंग है। वह राज्य का प्रमुख होता है और देश का सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होता है। नियुक्ति। संसद के निर्वाचित सदस्य सांसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधायक भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब बात करते हैं शक्तियों की। किसी विधेयक को पारित करने के लिए सहमत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। सदनों को बुलाना, स्थगित करना, उनके पास दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने, लोकसभा को भंग करने और जब सदन सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब बात करते हैं संसद की सदस्यता योग्यताएं। राज्यसभा वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 30 वर्ष की आयु हो चुकी हो। उसे यह शपथ या प्रज्ञान लेना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार उसे उस राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहा। हालांकि 2003 में एक प्रावधान किया गया था, कोई भी भारतीय नागरिक राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य का हो। अब बात करते हैं लोकसभा के लिए। राज्यसभा, इसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसे शपथ या प्रज्ञान के माध्यम से घोषित करना चाहिए कि उसकी संविधान में सच्ची आस्था, निष्ठा और वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और उसे भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। अब बात करते हैं अयोग्यताएं। संवैधानिक आधार पर यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है, किसी मंत्री या संसद द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य पद को छोड़कर, यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त, अदालत द्वारा उसे घोषित किया गया हो, यदि वह अनियमोचित दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक ना हो, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो। अब बात करते हैं वैधानिक आधार पर। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
चुनाव में कुछ चुनावी अपराधों, भ्रष्ट प्रथाओं का दोषी पाया गया हो, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप 2 या अधिक वर्षों के लिए कारावास हुआ हो, निवारक हिरासत कानून के तहत हिरासत अयोग्यता नहीं है। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वतखोरी के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसी सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और आचरण करने के लिए दंडित किया गया हो। अब बात करते हैं कार्यकाल की। राज्यसभा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को 6 साल का सुरक्षित कार्यकाल प्राप्त है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वे सदस्यता के लिए फिर से चुनाव लड़ने के हकदार हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे 5 वर्ष की समाप्ति से भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद ये 6 महीने से अधिक नहीं होगी। अब बात करते हैं अधिकारी की। राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदस्यों द्वारा अपने में निर्वाचित सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। वह लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर नया अध्यक्ष न चुन ले। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में एक उपाध्यक्ष सदन द्वारा निर्वाचित बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब बात करते हैं संसद की शक्तियां और कार्य। पहला, विधायी कार्य। संघ सूची के विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडलों के साथ साथ संसद को समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। किसी भी सूची में उल्लिखित विषय में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। अब बात करते हैं वित्तीय कार्य की। यह जनता के धन का संरक्षक है। सरकार संसद की मंजूरी के बिना ना तो जनता पर कोई टैक्स लगा सकती है और ना ही पैसा खर्च कर सकती है। बजट को हर साल संसद द्वारा मंजूरी दी जाती है। अब बात करते हैं चुनावी कार्य की। यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और राज्यसभा अपने उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अब बात करते हैं हटाने की शक्ति। संसद की पहल पर कुछ उच्च पदाधिकारियों को पद से हटाया जा सकता है। ये संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा सकता है। अब बात करते हैं संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन। संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन संसद के द्वारा विशेष बहुमत से किया जाता है। कुछ प्रावधानों को केवल राज्यों की मंजूरी से संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अब बात करते हैं कार्यपालिका की शक्ति। संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। सरकार हमेशा इन प्रस्तावों को बहुत गंभीरता के साथ लेती है, क्योंकि सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती है और इसका मतदाताओं पर संभावित प्रभाव पड़ता है, जिसका सामना सरकार को अंततः करना पड़ता है। अब बात करते हैं विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो CGL, UP PET, UP SSSC, UPSC जैसी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, उनका हम MCQ के माध्यम से अध्ययन करते हैं।